नमस्कार, स्वागत है आपका ITNO स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा सुबह का ये खास बुलेटिन मार्केट को लेकर। गुड मॉर्निंग स्वदेश, और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में कल वैसे कमजोरी रही, लेकिन लोअर लेवल से हमने रिकवरी देखी और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही जाकर बंद होते हुए दिखाई दिए। आज के लिए अगर हम संकेतों की बात करें तो संकेत ठीक ठाक हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ को लेकर यू टर्न लिया है, अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाने का जो प्रस्ताव था उसको फिलहाल 1 महीने के लिए टाल दिया है, और चीन के साथ भी टैरिफ को लेकर बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि चाइना ने WTO में जाने की धमकी दी थी और ये कहा था कि अमेरिका फ्री ट्रेड का उल्लंघन कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर हैं, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में तेजी है, और इसके अलावा जो बाकी एशियाई बाजार हैं वहां से भी आज अच्छी शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। ये अमेरिकी बाजारों में कल के आप जो क्लोजिंग देख रहे हैं ना, ये कमजोर जरूर बंद हुए हैं, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी रही है। डाउ जोन्स की बात करें तो 550 अंकों के आसपास की रिकवरी पर डाउ जोन्स बंद हुआ है। नैस्डैक में दिन के निचले स्तर से करीब 250 अंकों के आसपास की रिकवरी रही है, तो अच्छी रिकवरी आई है। दरअसल टैरिफ को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया था कल, उसमें यू टर्न ले लिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की फितरत यही है, मतलब कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, कोई नहीं जानता। और ये कल के सत्र में हमने देखा भी। दरअसल मेक्सिको के राष्ट्रपति और कनाडा के राष्ट्रपति दोनों से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई, और दोनों देश इस बात को लेकर सहमत हुए कि वो फेंटनिल को लेकर मुस्तैदी बढ़ाएंगे, क्योंकि फेंटनिल की दोनों देशों के बॉर्डर से अमेरिका में तस्करी हो रही है, और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी टैरिफ लगाने को लेकर। फेंटनिल आपको बता दें कि एक दरअसल पेन किलर है, दर्द निवारक दया है, लेकिन इसका नशे के लिए भी इस्तेमाल होता है, और काफी भारी मात्रा में अमेरिका में अवैध तस्करी इसकी हो रही थी, और इसको लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई थी और अपनी सख्ती दिखाई थी टैरिफ के तौर पर। लेकिन कनाडा और मैक्सिको दोनों देश अब सहमत हो गए हैं कि वहां पर वो आर्मी की मुस्तैदी बढ़ाएंगे सीमा पर, और तस्करी को रोकने के लिए भरपूर कदम उठाए जाएंगे। और इसको देखते हुए अब कम से कम 1 महीने के लिए जो टैरिफ लगाने का फैसला था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। उसके बाद देखना होगा कि किस तरह के एक्शन दोनों देश ले रहे हैं, और फिर अमेरिका अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय करेगा। चाइना को लेकर खबरें आ रही हैं कि चीन के साथ भी टैरिफ को लेकर 1-2 दिन में बातचीत हो सकती है। तो देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। तो ये थोड़ा स्टांस जो सॉफ्ट हुआ है, उसके चलते हमने अमेरिकी बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी देखी है, और फिलहाल डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, S&P फ्यूचर, तीनों के तीनों फ्यूचर्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में करीब 75-80 अंकों के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो एशिया में जो ज्यादातर बाजार हैं आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग, कोरिया, जापान, ये तीनों के तीनों इंडेक्स में 1.5 से 2% के आसपास की मजबूती है। जापान का इंडेक्स निकेई करीब 550 अंकों की अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो कल हमने डॉलर इंडेक्स को देखा था कि 109 के ऊपर निकल गया था, लेकिन थोड़ी सॉफ्टनिंग आई है जब टैरिफ को लेकर थोड़ा सा रुख सॉफ्ट हुआ है। तो डॉलर इंडेक्स 108.7 के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर हम कच्चे तेल की बात करें, क्रूड में भी थोड़ी सी और नरमी आई है। अब कच्चे तेल का भाव है पहुंच गया है $76 प्रति बैरल के भी नीचे। हालांकि सोने में जो तेजी है वो कह सकते हैं कि बरकरार है, एक रेंज का ही कारोबार है। हमने $2850 के ऊपर के भाव देखे थे। सोने के CFM बाइंग जब लौटी थी, थोड़ी सी सॉफ्ट हुए हैं प्राइसेस। $2825 तक गिरने के बाद थोड़ा रिबाउंड होते हुए भी दिखे हैं। तो एक रेंज में ही सोना है। लेकिन आज कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बाजार के लिए संकेत ठीक है। कल टैरिफ की चिंता से भी बाजार गिरे थे, और हमने इंट्राडे में हालांकि रिकवरी आते हुए देखी भी थी। लेकिन कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए बजट में काफी बड़े ऐलान किया गया। 12 लाख तक की आय को टैक्स के दायरे से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। ये एक बड़ा पॉजिटिव जरूर है। दूसरा धड़ा रहा जो कैपेक्स वाले शेयर थे, रेलवे, डिफेंस, PSU, पावर, कैपिटल गुड्स, ये गिरते हुए जरूर दिखेंगे। लेकिन क्या अपने ये अब सपोर्ट लेवल्स के आसपास हैं? क्या आपको वैल्यू के लिहाज से इसमें खरीदारी शुरू करनी चाहिए? ट्रेडर्स के लिए पता नहीं, लेकिन निवेशकों के लिए अच्छा मौका शायद बन सकता है। ये चीजें जरूर हैं। एक चिंता बाजार के लिए जरूर है, और वो है फाइज की लगातार बिकवाली। कल का भी जो आंकड़ा है वो हम देख रहे हैं कि करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का ही आंकड़ा है। तो एकमात्र चिंता है, क्वांटम कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, बिकवाली का ट्रेंड रिवर्स नहीं होना, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। देखते हैं कि यहां से अच्छे आंकड़ों की शुरुआत कब होती है। लेकिन डिम्पी को जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं कि वायदा बाजार के आंकड़े क्या हैं, और आज के लिए आपको किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, और निफ्टी बैंक में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए। देखिए, उम्मीद करके चल रहे हैं कि जैसा कि गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है 100 अंक ऊपर खुलेंगे, तो गैप के साथ खुल रहे हैं।
आज के लिए आपकी सलाह क्या होगी? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, कल भी मार्केट के अंदर हम यही बात कर रहे थे कि टैरिफ वर्सेस टैरिफ होगा, और जो यूएस का टैरिफ है हमें उससे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। और देखो, 24 घंटे नहीं बीते और खबर आ गई कि उन्होंने टैरिफ को होल्ड कर दिया, एक महीने के लिए पोज कर दिया दो देशों के ऊपर। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मार्केट्स में अभी टैरिफ को लेकर उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कल जैसे रुपया कमजोर हुआ डॉलर के अगेंस्ट, ये मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि एफआईज नहीं आ रहा है, ये मेजर प्रॉब्लम है। पोस्ट बजट होने के बाद भी एफआईज की होल्डिंग नहीं आ रही है, ये मेजर प्रॉब्लम है। तो फिलहाल इन दोनों तीनों प्रॉब्लम से भी मार्केट थोड़ा जूझ रहा है, लेकिन आज का दिन एक गैप अच्छा मिल रहा है मार्केट को वापस से। तो कल जहां पे हमने सपोर्ट लिया था, उस सपोर्ट को थोड़ा और पक्का करेंगे बस। रेजिस्टेंस ब्रेक होगा नहीं होगा वही मुश्किल है कहना। रही बात कल फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी अनवाइंडिंग का प्रेशर आया था, क्योंकि फर्स्ट डे था कल जब हम पोस्ट बजट मार्केट को ट्रेड होता देख रहे थे। वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, काम कम था, बट जो भी काम हुआ कल मार्केट्स के अंदर वो एक रेंज का हुआ। तो इसलिए रेंज में अच्छी चीज ये है कि 23,300 के ऊपर हम बंद हुए थे, और बुरी चीज ये है कि बार बार हम यहीं पे आके रिजेक्शन देख रहे हैं। तो आज का गैप अप थोड़ा काम करेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। आप नहीं ऊपर, बल्कि ज्यादातर एशियन मार्केट्स भी ऊपर है। तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि ये एशियन मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स का कॉम्बो आज मार्केट्स को थोड़ा सा और सपोर्ट देके थोड़े रेजिस्टेंस के और करीब ले आएगा। अब आपको आरबीआई की पॉलिसी पे ज्यादा ध्यान देना है बजाय ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट्स में बनी रहेगी अगले 6 महीने के लिए। तो आप कब तक जूझते रहोगे उससे? तो आप थोड़ा आरबीआई की पॉलिसी पे भी आपका इम्पैक्ट शिफ्ट हो जाएगा। बट आज के लिए दिन ठीक है, आपको ना एग्रेशन रखना है ना डिप्रेशन रखना है। जैसे हमने कल भी आपसे कहा था, एकुमुलेट करके रखो और सिट टाइट, बाय राइट एंड सिट टाइट, वो करके बैठे रहना। आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के मौके आज थोड़े बहुत मिल जाएंगे, वो भी आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं एक बार। ठीक है, बाय राइट सिट टाइट कहने का मतलब ये है कि आप चुनिंदा शेयर खरीदिए और बहुत सोच समझ कर ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं कि उत्साह में आपने कंजम्पशन के जो मर्जी उठा लिए, जो मन किया वो शेयर उठा लिया। ऐसी स्ट्रेटजी बाजार में काम नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ डिम्पी ने ये भी कही कि आज का जो गैप अप होगा ना बाजार में, थोड़ा कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करने का काम करेगा। डिम्पी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बाजार को लेकर अपनी रणनीति सामने रखने के लिए। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आज के सत्र में नतीजे कौन से फोकस में रहेंगे, खबरों वाले शेयर कौन से हैं, और थोड़ी देर में हम ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। ठीक है, लेकिन इसके पहले काम करते हैं, एक बार जरा एक्सपर्ट की नज़र से भी बाजार को देख लेते हैं। और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के देवांग शाह। देवांग, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी बाजार में आज, और आप आज स्टॉक्स में क्या रिकमेंड करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें बाजार की तो हमने देखा है ओवरऑल जो हमें वॉलेटिलिटी देखने मिली है। कल के सत्र में ग्रीन बाउंड सेशन था, बट हमें लगता है कि एक दायरे में ही देखने मिल सकता है। निफ्टी की बात करें तो 23,200 इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें 23,600 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो यहाँ पे सलाह रहेगी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने के लिए। फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा विप्रो का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए काफी पॉजिटिव देखने मिल रहा है। ओवरऑल कल हमने देखा अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला, तो विप्रो खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 305.50, टारगेट है 326। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मैरिको की बात करें तो आफ्टर द कंसोलिडेशन स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था, तो हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। मैरिको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 659, टारगेट है 694। ठीक है, मैरिको के टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छे थे पहले, हालांकि थोड़ा सा प्रेशर आया ये बजट के अराउंड, जो भी निराशा हुई। कल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का भी सत्र हमने देखा, लेकिन आप मैरिको पर आप भरोसा करके चलिए। 694 रुपये का टारगेट आपके लिए होगा, 659 रुपये का स्टॉप लॉस। और विप्रो की कल अच्छी क्लोजिंग रही है। अच्छी क्लोजिंग के साथ साथ हमने देखा है कि नेस्डेक में लोअर लेवल से रिकवरी आई है, तो अमेरिका में जो आईटी शेयरों में जो तेजी थोड़ी बनी है लोअर लेवल से, उसका भी बेनिफिट जरूर मिलेगा विप्रो को। 313 रुपये के भाव पर कल क्लोजिंग हुई है, और जो टारगेट है देवांग की तरफ से वो है 326 रुपये का। 305 रुपये 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है विप्रो के शेयर में। तो दो खरीदारी वाले शेयर मिल गए देवांग की तरफ से आज आपको ट्रेड करने को लेकर। शरद हमारे साथ हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, अब तक एक बार ये भी बता दीजिए कि अब तक का जो रिजल्ट सीजन गया वो कैसा गया है? अब तक का रिजल्ट सीजन लगा जाए तो 35 अर्निंग्स आ चुके हैं। अच्छे कितने हैं? अच्छे सर सिर्फ 9 से 10 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनलाइन नंबर्स भी जो है डबल डिजिट्स में हैं।
मतलब इन लाइन और अच्छे मिला लें तो माहौल ठीक है। माहौल ऑलमोस्ट ठीक है, अभी बैलेंस्ड है, पर अभी आखिरी 15 अर्निंग्स बाकी है, खास करके जो मेटल स्पेस पे, तो यहाँ पे क्या अर्निंग्स रहती है वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट ऑफ कोर्स पूरी तरह कहेंगे तो अभी भी मिले जुले, बट थोड़ी सी टिल्ट जो है पॉजिटिव के साइड में, मतलब एनकरेजिंग नहीं है, ऐसे कोई तोड़ कुछ फोड़ ऐसा बहुत तोड़-फोड़ शानदार नहीं है। नतीजे की हाँ। थोड़ा मूड चेंज कर दें वैसे नहीं है। वैसा नहीं हो। ठीक है, आज के लिए शरद कौन कौन से नतीजे हैं, क्या फोकस में रहेगा जी आज? बिल्कुल, आज भी मूड थोड़ा सा डाउन ही है, अच्छा, क्योंकि सिर्फ 2 ही अर्निंग्स अच्छे आए हैं जो हम ट्रैक कर रहे हैं, बाकी सब इनलाइन, मिक्स या वीक हैं। और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे खासकर कि पावर ग्रिड से मैं शुरू करूँगा। निफ्टी की कंपनी है, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। ट्रांसमिशन सेगमेंट के जो रेवेन्यू और एबिडा की बात करें तो दोनों ही सेगमेंट्स में एबिडा और रेवेन्यू दोनों ही एनालिस्ट एस्टिमेट को जो है मिस किए हैं। और इम्पॉर्टेंटली जो डेफर्ड टैक्सेस है वो ज़्यादा आए इस क्वार्टर, तो उसके कारण पैट में और गिरावट आया है। तो ओवरऑल कमज़ोर नतीजे पावर ग्रिड को देखने मिले हैं। ग्लैंड फार्मा की भी बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। एबिडा मार्जिन हालांकि यहाँ पे थोड़ी बम्प ज़रूर आई है, बट ओवरऑल नतीजे वीक आए हैं। जीआरएससी के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी। हालांकि टाटा केमिकल्स की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले, और एबिडा मार्जिन देखिए तो 330 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का सिक्वेंशियल डिप आया है। वही पारादीप फॉस्फेट्स भी जो है सेम सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और यहाँ पे भी वीकनेस देखने मिल रही है। तो पूरा केमिकल स्पेस में जो वीकनेस नंबर्स आया है। बॉम्बे डाइंग में थोड़े से आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट्स देखने मिले थे पीएनएल में, तो इसलिए आपको जो नंबर्स जो है उसमें बहुत डाइवर्जेंस देख रहा होगा। और लास्ट क्वार्टर में भी एक्सेप्शनल गेन था। लार्जली इन लाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया की हालांकि बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। और एक चीज़ याद रखिए, थोड़ी सी कूल ऑफ भी हुई है ब्रेंट क्रूड की, तो एक टाइप से इनके जो क्रूड डेरिवेटिव कंपनीज होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो एज एन इंडस्ट्री और एज अर्निंग्स दोनों पे पॉजिटिव रुख आज कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए है। एनएलसी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। पैट का आंकड़ा देखें तो 167% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और बाकी सारे पैरामीटर्स भी जो एनालिस्ट एस्टिमेट से बीट किए हैं। केसी इंटरनेशनल लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स था, और नेट प्रॉफिट की नंबर देखें तो लगभग 34% का गेन आया है। तो ऑफकोर्स लार्जली हम कहेंगे कि कुछ अर्निंग सरप्राइजेज आए हैं, बट लार्ज कैप्स में तो अभी भी निराशा देखने मिल रही है। लार्ज कैप्स में अभी भी निराशा थोड़ी सी है। अच्छा, पावर ग्रिड के भी नंबर कमजोर आए शरद? जी बिल्कुल, पावर ग्रिड के भी नंबर कमजोर आए, और इसकी एक रेगुलेटेड बिजनेस होती है, बट उसके बावजूद जो एनालिस्ट एस्टिमेट था उससे कम नंबर्स आए हैं। और कुछ ऑफकोर्स टैक्स के एडजस्टमेंट्स होते हैं जब रेगुलेटेड बिजनेस होता है, उसमें जो है प्रेशर इस ठीक है, थोड़ी देर में आपसे ये भी जानेंगे कि स्टॉक्स न्यूज़ कौन से हैं, लेकिन दर्शकों को एक बार मैं बता दूं कि कौन कौन से नंबर अच्छे आए हैं, कौन से अनुमान के मुताबिक आए हैं और कौन से कमज़ोर साइड पर आए हैं। अच्छे नतीजों की बात करें तो कैस्ट्रॉल के नंबर अच्छे हैं, एनएलसी इंडिया के नंबर अच्छे हैं, और अगर हमें इनलाइन या फिर मिक्स्ड जो नतीजे उनकी बात करें तो गार्डन रीच शिप बिल्डर जीआरएसी इसके नंबर अच्छे हैं, बॉम्बे डाइंग के नंबर अनुमान के मुताबिक हैं, और केसी इंटरनेशनल जो कि पावर इंफ्रा से रिलेटेड ये कंपनी है, ट्रांसमिशन वगैरह सेटअप करती है ये, इसके नंबर भी इनलाइन आए हैं। अगर मैं कमज़ोर नतीजों की बात करूं तो पावर ग्रिड के नंबर कमज़ोर हैं, ग्लैंड फार्मा के नंबर कमज़ोर हैं, टाटा केमिकल्स के नंबर कमज़ोर हैं, और पारादीप फॉस्फेट्स के नंबर भी कमज़ोर साइड पर ही आए हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी चिंता ज़रूर है, लेकिन थोड़ी देर में शरद आपसे जानेंगे, आप बने रहिए कि स्टॉक से न्यूज़ कौन से हैं और ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स कहाँ पर आ रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि कमोडिटी बाजार में अगर आपको आज पैसे बनाने हैं तो आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। सोना हमने देखा कि थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नीचे आया है क्योंकि टैरिफ के लेकर टेंशन थोड़ी सी घटी है। डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है, और अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में भी नरमी लगातार बरकरार है और भाव आगे हैं $76 के नीचे। आज आपकी रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन। अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, कमोडिटीज में नजर आपकी कहां पर है और ट्रेड क्या करें आज के सत्र में? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, थिंग इज दैट प्रीशियस काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, वॉलेटाइल है मार्केट, बट गोल्ड नए नए लाइफ टाइम हाई बना रहा है। इसका जो मेन रीजन है, हम देख रहे हैं कि एक खासा दबाव यहाँ पे रुपी पे देखने को मिला है, और पिछले कुछ टाइम में काफी सिग्निफिकेंस पे डेप्रिशिएशन देखा है, जिसके कारण प्रीशियस और अदर कमोडिटीज में भी हमने थोड़ा अपसाइड देखा। बट मुझे लगता है कि ये जो डेप्रिशिएशन है ये अराउंड 88 के आसपास कैप्ड होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कनाडा एंड मैक्सिको जैसे देशों जिन पे टैरिफ लगाया था, वहाँ पे भी एक बार वहाँ से टैरिफ हटाने की बात आ रही है फॉर अ मंथ। मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर अभी
जैसे चाइना में भी यहाँ पे टैरिफ लगाया है, तो अभी मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में इस तरह का कोई मेजर कंसर्न आएगा। जस्ट फॉर स्पेकुलेशन पर्पसेस मेरे ख्याल से ये डेप्रिसिएशन देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये ओवरऑल एक रेंज बना के रखेगा, ब्रॉडर रेंज रहेगा, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। बट मुझे लग रहा है कि ऊपर के स्तरों पे गोल्ड और सिल्वर को ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट से बेचना चाहिए। हालांकि मॉर्निंग सत्र हो सकता है इमीडिएटली हमको थोड़ा बहुत गेन देखने को मिले, बट मुझे लग रहा है कि ऊपर बेच के काम करें। चांदी स्पेसिफिक बात करें तो 94,650 से लेकर 94,900 की रेंज में मिलता है, तो यहाँ पर चांदी को बेच सकते हैं। 95,150 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। टारगेट मुझे लगता है कि 92,250 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। वहीं गोल्ड में भी मॉर्निंग में 200-300 पॉइंट का हो सकता है अपसाइड देखने को मिले, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि 83,000 550 से लेकर 650 की रेंज में मिलता है, तो गोल्ड बेच के काम करें। 83,725 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। 83,000 से लेकर 82,600 तक के लक्ष्य यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। क्रूड के अराउंड हमने देखा कि टैरिफ उन्होंने हटाया कनाडा एंड मैक्सिको से, तो यहाँ पे फॉल देखने को मिला। चाइनीज एक्टिविटीज में भी थोड़ा सा स्लो डाउन है, तो वहाँ पे भी एक प्रेशर बिल्डअप है। बट मुझे स्टिल लगता है कि बिकॉज इट्स अगेन अनसर्टेन एनवायरनमेंट और ये प्राइस काफी डिस्काउंट हो गए। कल मैन्युफैक्चरिंग PMI के डेटा थे जो पॉजिटिव थे, तो मुझे लगता है निचले स्तरों पर एक बार क्रूड को बाय किया जा सकता है। 6250 से लेकर 6315 रेंज में आप क्रूड को बाय करके काम कर सकते हैं। 6225 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है 6475 6550 तक क्रूड के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस अगेन जो एनर्जी काउंटर है, यहाँ पर घटे में बाई की सलाह रहेगी। थोड़ा सा करेंसी का भी सपोर्ट थोड़ा मिलेगा, एज वेल एज जो फ्रिजिड वेदर अभी चल रहा है यूएस के अंदर, तो एक बार यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल सकता है। 288 के आसपास मिलता है तो बाय करें। 285 पे स्टॉप लॉस पे ग्रेजुअली 305 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही मेटल में कॉपर एंड जिंक में आप खरीदारी कर सकते हैं। कॉपर में 833 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, 829 के असर से, और मुझे 840 तक के भाव इसमें देखने को मिलते हैं। वहीं जिंक में भी मुझे लगता है कि पुल बैक एक बार कंटिन्यू रहेगा। 266 के आसपास बाय कर सकते हैं। 263.50 का एसएल प्लेस करें और टारगेट 268.75 69 तक के देखे जा सकते हैं। जी परफेक्ट अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर आपकी ट्रेडिंग की रणनीति देने के लिए। तो सोना और चांदी में बिकवाली की रणनीति है, लेकिन क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर और जिंक में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं अखिलेश कमोडिटीज़ में आज। चलिए वापस लौटते हैं बाजार पर। आज खबरों वाले शेयर कौन से हैं शरद, उसकी लिस्ट बता दीजिए। जी बिल्कुल अभिषेक, प्राज इंडस्ट्रीज पे मेरी नज़र सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है आशीष गायकवाड़ जी को जो अपॉइंट किया गया MD के जरिए, और याद रखिए इनका जो एक्स MD है ये हनीवेल ऑटोमेशन के हैं। 7 साल से, तो एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। ग्लोबल कंपनी है, लेकिन सवाल उठता है कि प्राज इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स आपको पता है कि मशीनरी में है, बायो में जा रहा है, शुगर में जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली बता दूं कि फ्यूचरिस्टिक जो मशीन्स जिसके यूज़ होते हैं इंडिया में, जिस तरह जो मैन्युफैक्चरिंग का पॉलिसीज चल रहा है, उस बेसिस पे शायद ये स्ट्रीट को ये न्यूज़ अच्छा लगे। इनको 34 साल का एक्सपीरियंस भी है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन और प्रोसेस टेक्नोलॉजी में, तो प्राज इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बड़ी खबर है। गुजरात गैस हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे एडवर्स लेटर की जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो उनको BSE में मिल गई है, जहाँ पे वो मर्जर कर रहे हैं GSPL के साथ, जो उनकी प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। हालांकि कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी कहा है कि NSE का NOC जो सर्टिफिकेट है वो अभी भी ऑब्जर्वेशन लेटर आना बाकी है। आज ज़रूर पेंट, OMC स्टॉक्स, एविएशन स्टॉक्स, इन पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ तो यही है कि आपका जो ब्रेंट क्रूड है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ लोअर लेवल्स पे आ चुका है, $75 to $76 प्रति बैरल में ट्रेड कर रहा है। और ओपेक भी जो है वेट एंड वॉच पॉलिसी लगा के रखी है ट्रंप के जो टैरिफ के अनाउंसमेंट्स को लेकर, और वो ज़्यादा चेंजेस अभी नहीं कर रहे हैं। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव ज़रूर जो है पेंट, OMC और एविएशन स्टॉक्स पे रहने वाला है। स्पन्ना स्फूर्ति के लिए नेगेटिव है, केयर की डाउनग्रेड रेटिंग आई है उनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स को लेके। और इसके अलावा टीटागढ़ रेल पे जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई है। कंपनी शिप बिल्डिंग, मरीटाइम सिस्टम और सिग्नलिंग और सेफ्टी सिस्टम बिजनेस में जाने वाली है। ये ऑफकोर्स आपकी ईस्टर्न इंडिया की कंपनी है, और हाल ही में जो शिपिंग बिल्डिंग के जो पॉलिसीज़ आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं बजट में, उसको प्रोत्साहन करने के लिए मैरीटाइम सेक्टर के लिए बड़े अनाउंसमेंट्स भी देखने मिले हैं। तो टीटागढ़ रेल पे जो है ज़रूर फोकस रखिएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं कि बंगाल में बहुत सारे पुराने सिक यूनिट्स भी पड़े हैं,
तो यहाँ पे जो है री रेटिंग देखने मिल सकती है। ठीक है, वैसे कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं है। टीटागढ़ रेल की खबर तो मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन चूंकि अब रेलवे शेयर गिरावट वाले ट्रेंड में है, तो ये खबर कितना सपोर्ट कर पाएगी ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन प्राज इंडस्ट्रीज़ ये शेयर आप फोकस में ज़रूर रख के चलिए, यहाँ पर आज आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ खबरें हुई, लेकिन ब्रोकरेजेस की नज़र बाजार में कहाँ पर ये भी जान लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं? जी अभिषेक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिवीज़ लैब पे, जहाँ पर डिवीज़ ने कल अपने तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे और उस पर कुछ ब्रोकरेज नोट आ रही है, जहाँ पर नुवामा ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग डिवीज़ लैब पर और टारगेट प्राइस जो है 6,830 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो GLP-1 जो कि एक ड्रग है वो की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रह सकता है कंपनी के लिए। और काकीनाडा प्लांट में जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है उसके चलते कंपनी के जो मार्जिन है उसमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ नुवामा ने जो है FY25 का जो एस्टिमेट है वो 3 से 4% तक बढ़ाया है। इसी के साथ साथ गोल्डमैन सैक ने जो है रिपोर्ट निकाली डिवीज़ लैब पर और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 5925 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने FY25 से 28 के बीच का जो EPS एस्टिमेट है वो रेज किया है 8% पर। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है मारुति सुजुकी, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 14,942 का रखा है, जहाँ पे जो है जो कि मारुति की जो मेड इन इंडिया जिम्नी है उसमें जो उसकी जो सेल्स है जापान वो काफ़ी अच्छी दिखी है और लॉन्च होने के 4 दिन के अंदर ही उसकी जो बुकिंग है वो 50,000 के पार पहुंच गई है और मारुति का जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो 15% पर रहा है टोटल वॉल्यूम्स का। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है ONGC, जहाँ पर जेफरीज ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 375 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ONGC का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल लग रहा है और जो प्रोडक्शन ग्रोथ आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ओवर FY25 से 28 के बीच में। इसी के साथ साथ जेफरीज ने जो है स्टैंड एलोन अर्निंग जो है रेज किया है FY26 और 27 के लिए 2 से 4% पर। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पर नोमिरा ने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 735 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वो हेल्दी है और जो करेक्शन देखने को मिला है लास्ट 3 सेशन में 14% के आसपास का, उससे जो कंपनी का वैल्यूएशन है कहीं ना कहीं जो थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। इसी के साथ साथ जेफरीज ने भी मेंटेन रखा है बाय रेटिंग LIC हाउसिंग फाइनेंस पर और उन्होंने जो है टारगेट प्राइस 700 का रखा है और उनका मानना है कि 4% का EPS जो है CAGR देखने को मिल सकता है ओवर FY25 से 27 के बीच में। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है ग्लैंड फार्मा, जहाँ पर जेफरीज ने अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है एंड टारगेट प्राइस जो 1350 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो बेस बिजनेस था उसका जो रेवेन्यू था वो वीक रहा है, लेकिन जो मार्जिन है कंपनी का वो मल्टी क्वार्टर हाई पे है और मैनेजमेंट का मानना है कि जो बेस बिजनेस है वो Q4 FY25 में रिकवर हो सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है बंधन बैंक, जहाँ पर जेफरीज ने जो है डाउनग्रेड किया है न्यूट्रल रेटिंग पर और टारगेट प्राइस जो है 155 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो हायर क्रेडिट कॉस्ट है उसके चलते कंपनी के MFI सेगमेंट में जो है स्ट्रेस देखने को मिल रहा है और FY25 से 26 का जो अर्निंग एस्टिमेट है वो 10 से 12% तक घटा दिया है हायर प्रोविजन के चलते। और आखिरी में जो आज स्टॉक फोकस में रहता है अडानी पोर्ट, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो 1560 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कंपनी में जो रिसेंट करेक्शन देखने को मिल रहा था उसके चलते जो है जो स्टॉक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और कंपनी ने जो है मार्केट शेयर का गेन कंटिन्यूस कर रही है और जो लॉजिस्टिक बिजनेस है उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया ये तमाम रिपोर्ट्स बताने के लिए। आगे भी इस पर हम नजर डालेंगे और एक एक करके सारे रिपोर्ट्स पर अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स के व्यू भी लेंगे। फिलहाल इस शो में